गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश जेटेट का क्लास 3 सेशन 3 करने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको लेटेस्ट वीडियोस और जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेशन पसंद आए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग इंग्लिश पैडागोजी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पेपर 1 लिए हैं या पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश पैडागोजी ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है। आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट और जेटेट कोई सा भी हम लोग टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं तो उसमें पैडागोजी जो होता है सेम ही होता है। 19-20 का फर्क होगा, वरना एग्जैक्टली सेम ही होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चिल्ड्रन रीड एंड राइट टू अचीव द पर्पज ऑफ। बच्चे जो है पढ़ना लिखना, बच्चों का जो है पढ़ने लिखने का उद्देश्य क्या है, उनका पर्पस क्या है, वो जब पढ़ते लिखते हैं उनका पर्पस क्या है। क्या सिर्फ रोट मेमोराइजेशन के लिए वो लोग पढ़ते हैं? रोट मेमोराइजेशन मतलब होता है कोई भी चीज़ को रट लेना, ठीक है, कोई भी चीज़ को रट लेना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोई टेबल्स 2 1 2 2 4, एक रटाफिकेशन हो जाना, कोई भी चीज़ को रट लेना बिना समझे ही, उसे हम लोग रोट मेमोराइजेशन करते हैं। और नेशनल एजुकेशन और पॉलिसी में रोट मेमोराइजेशन का कभी भी जिक्र नहीं किया गया है। ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनिंग। चिल्ड्रन पढ़ते या फिर लिखते हैं किस लिए? कि उनका मीनिंग, सही मीनिंग वो लोग जान सके। सी में है कॉम्पिटिशन्स ऑफ अ क्लासरूम टास्क। क्लासरूम में कोई टास्क दिया गया है, कुछ काम दिया गया है, कोई क्लास वर्क चल रहा है, तो वो कंप्लीट करने के लिए वो लोग रीड और राइट करते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है आपका सीकिंग सर्टिफिकेट फॉर प्रमोशन। सीकिंग सर्टिफिकेट फॉर प्रमोशन मतलब है क्या वो लोग कोई सर्टिफिकेट के लिए या फिर उन लोगों को प्रमोशन चाहिए होता है, उनको आगे बढ़ने की और रैंक चाहिए होता है, इसलिए वो लोग रीड एंड राइट करते हैं। तो इसका सही आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनिंग का मतलब है वो लोग रीड और राइट करते हैं इसलिए कि वो लोग सही अर्थ जान सके, मीनिंग जान सके। कोई भी चीज़ हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हम लोग को अगर उसका मीनिंग ही ना पता हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम लोग को उसका सही मीनिंग पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज फॉलोड व्हेन द टीचर इज टीचिंग टू रीड अ पैसेज इंटेंसिवली। यहाँ पे बताया गया है कि कोई टीचर, ठीक है, अगर कोई टीचर क्लास में कोई एक्टिविटी करवाता है, कोई एक्टिविटीज करवाता है तो उसमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कोई भी टीचर को कोई पैराग्राफ पढ़ा रहा है आपको, तो उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो गहराई से उन्हें पढ़ाते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या हम लोग को अचीव मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है द टीचर रीड्स द पैसेज अलाउड एंड एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग। क्या सिर्फ टीचर का यही उद्देश्य होता है कि वो जो है पैराग्राफ को अच्छा से जोर से रीड करे और पैसेज का वर्ड मीनिंग जो होता है वो बता दे, बस इतना ही उनका उद्देश्य होता है। सेकंड है नंबर 2 का आंसर है द टीचर रीड्स द पैसेज एंड प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, मूड एंड इंटेंशन ऑफ द राइटर। क्या टीचर जब पैराग्राफ रीड करते हैं तो उनको सारा डिटेल्स जो राइटर का जो उद्देश्य है, जो राइटर ने जो पैराग्राफ लिखा है या पोयम लिखा है, जो पैसेज दिया गया उसके बारे में सारा डिटेल्स बताया जा रहा है कि क्यों हुआ था, कब हुआ था, किस लिए हुआ था, ये उसका इस तरीका से मतलब टीचर को पढ़ाना चाहिए। थर्ड है द टीचर रीड्स द पैसेज एंड गेट्स आस्क्स टू स्टूडेंट फॉर मीनिंग ऑफ द वर्ड दे डोंट नो। क्या टीचर बच्चों को यही बोल दे कि
जो वर्ड मीनिंग उनको पता ही नहीं है उस मीनिंग को अंडरलाइन कर दे और बोले कि इसका तुम वर्ड मीनिंग बताओ, इसका तुम अर्थ बताओ। अरे भाई, बच्चा बताएगा कैसे? बच्चा को तो वर्ड मीनिंग पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे तो ये थर्ड वाला तो सी नंबर तो पूरा ही गलत है। फोर्थ है, द टीचर रीड द पैसेज एंड गेट्स स्टूडेंट टू अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड। क्या स्टूडेंट टीचर का यही उद्देश्य है कि वो पैसेज को रीड करे और जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दे और मीनिंग बता दे? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी नंबर। इसका सही आंसर है बी नंबर। द टीचर रीड्स द पैसेज एंड प्रोवाइड डिटेल्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, मूड एंड इंटेंशन ऑफ द राइटर। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि अगर टीचर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रीडिंग पैराग्राफ एक्टिविटी करवाती है, कोई भी पैसेज रीड करती है गहराई से, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे जब गहराई की बात हो रही है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? उसका मेन उद्देश्य होता है कि टीचर जो है अच्छी तरीके से पहले पैसेज को रीड करे और सारा डिटेल्स जो अर्थ है वन बाय वन एक्सप्लेन करे और वो जो राइटर बताना चाहता है उसका सारा इंटेंशन, क्यों हुआ था, कब हुआ था, किस लिए हुआ था, व्हाई, व्हेन एंड हाउ, ये सारा चीज बताए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, स्क्रीन पे हम लोग फोकस करते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन को। मिस शीला इज टीचिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस टू हर क्लास 7 स्टूडेंट्स। शी फर्स्ट गिव्स देम some example of sentences that are commonly heard and then she goes to explain what the various types of sentence. Miss Sheila is following which teaching method? Now यहाँ पे बताया गया है Miss Sheila is teaching about the types of sentences to her class 7 student. अब एक यहाँ पे टीचर है जिसका नाम मिस शीला है, ठीक है। वो अपनी क्लास 7 की स्टूडेंट्स को जो है सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या है? She first gives them some example of sentences. पहले वो कुछ एग्जाम्पल देती है सेंटेंसेस का जो कॉमनली यूज होता है, ठीक है। उसके बाद वो वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताती है। पहले वो एग्जाम्पल देती है, उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताती है। मिस शीला इज फॉलोइंग विच टीचिंग मेथड? मिस शीला कौन सा टीचिंग मेथड फॉलो कर रही है? यहाँ पे देखते हैं। फ्रॉम डिडक्टिव टू इंडक्टिव। डिडक्टिव मतलब होता है फ्रेंड डेफिनेशन बताना पहले, ठीक है, और इंडक्टिव मतलब होता है एग्जाम्पल बताना पहले, ठीक है। दूसरा है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब होता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, किसी चीज के बारे में जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट जो रियलिटी में है ही नहीं। थर्ड है हमारा एनालाइसिस टू सिंथेसिस। एनालाइसिस मतलब किसी चीज़ को विश्लेषण करना, और उसके बाद सिंथेसाइज मतलब होता है यहाँ पे कोई दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड फॉर्म करना। और फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव, तो यहाँ पे मिस शीला जो है वो फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड फॉलो कर रही है। मिस शीला जो है इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड फॉलो कर रही है। हमेशा आप लोगों ने याद रखिएगा, जब डिडक्टिव वर्ड आएगा तो यहाँ पे डेफिनेशन पहले बताया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल बताया जाता है। और जब हम एग्जाम्पल बताते हैं तो वो पहले इंडक्टिव होता है, उसके बाद हम डेफिनेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे बताना होगा किसी बच्चों को व्हाट इज नाउन, ठीक है। नाउन बहुत कॉमन है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले बताएंगे कि किसी का नाम हो गया राम, श्याम, रोहिणी, राधे, तो पहले मैंने उनको नाम बताया एग्जाम्पल की ओर से, और फिर मैंने बताया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। तो ये मेरा कौन सा मेथड होगा? इंडक्टिव मेथड होगा, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम्पल बताया है, उसके बाद मैंने उसका डेफिनेशन बताया। वही सेम थिंग अगर मैं डिडक्टिव की बात करूँ तो अगर मैंने बताया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स आर, किसी का भी हो जाएगा, जैसा कि मेरी एकेडमी और आपका नाम श्याम, राधे, तो ये आपका डिडक्टिव मेथड हो जाएगा। तो जब हम लोग कोई भी एग्जाम्पल से हम लोग जब डेफिनेशन की ओर जाते हैं तो वो हमारा इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। A good speaking activity is one where good speaking activity, बोलने की गतिविधि कौन सी होती है, ठीक है। एक अच्छी गतिविधि जहाँ पे बहुत बच्चे हैं, जहाँ पे बहुत चिल्ड्रन है, तो वहाँ पे अगर एक एक्टिविटी हुआ जा रहा है स्पीकिंग का, तो सबसे अच्छा एक्टिविटी कौन सा है?
टीचर टॉक मोर, सिर्फ टीचर ही बात करेंगे, स्टूडेंट सिर्फ सुनते रहेंगे, तो नहीं, ये एनसीएफ पॉलिसी नहीं बोलता है कि सिर्फ टीचर ही बात करे और स्टूडेंट सुनते रहे, ऐसा नहीं कहते हैं। लर्नर्स टॉक मोर, हाँ ये हो सकता है। लर्नर्स, जहाँ भी जब तक लर्नर्स बात नहीं करेंगे, जब तक लर्नर्स क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक दूसरे से अपना डाउट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग वो स्पीकिंग एक्टिविटी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग जाते हैं आंसर के साथ, लेकिन थर्ड सी और डी भी हम लोग देख लेंगे ऑप्शन में क्या है। पार्टिसिपेशन इज अनइवन। पार्टिसिपेशन इज अनइवन का मतलब होता है कुछ बच्चे जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो वैसे नहीं हो सकता। जो लर्नर्स है, जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा क्लासरूम है, वहाँ पे जितने बच्चे, सारे बच्चों को क्या होता है, एक्टिव होना है, सबको क्या करना, बात करना, तो वो हम बोल सकते हैं एक स्पीकिंग एक्टिविटी द बेस्ट वे है वहाँ पे। नाउ यहाँ पे बताया जा रहा है पार्टिसिपेशन बाय आउट स्पोकन स्टूडेंट इज मैक्सिमम। जो बच्चे क्लासरूम से बाहर जाके बात कर रहे हैं वो, और उनका संख्या बहुत ज़्यादा है, क्या वो एक स्पीकिंग एक्टिविटी बेस्ट है? नहीं, यहाँ पे लर्नर्स टॉक मोर। जो लर्नर्स होते हैं वो ज़्यादा बात करते हैं, और टीचर्स जो होते हैं वो लर्नर्स की बातों को सुनता अच्छी तरीक़ा से, और जहाँ उनको डाउट होता है उनको क्लैरिफिकेशन देता है। तो हम लोग जा सकते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर बी के साथ, लर्नर्स टॉक मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The poem that interests most the primary level learner is, तो जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो 5 to 8 ईयर्स के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो जब वो लोग पोएम पढ़ते हैं, जब कविता पढ़ते हैं, तो उनको उनकी दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट किस में होता है? उनका इंटरेस्ट किस में होता है? क्या वो लोग मोरल बेस्ड पोएम पढ़ते हैं? क्या उनको इंटरेस्ट होता है कि पोएम का मोरल क्या है, उनका थीम क्या है पोएम का, क्या ये होता है? तो 5 to 8 वाले बच्चों की इतनी समझदारी नाम की चीज़ नहीं होती है, तो मोरल बेस्ड पोएम तो यहाँ पे नहीं होने वाला। रिफ्लेक्टिव पोएम मतलब जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, ऐसे वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो रिफ्लेक्टिव पोएम भी यहाँ पे नहीं है। राइमिंग पोएम, हाँ, जिसमें राइमिंग स्कीम होता है वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि 5 to 8 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो लोग फॉलो करते हैं जहाँ पे राइमिंग स्कीम्स आता है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा मतलब जा सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रोप्राइट हमारा जो आंसर है सी, राइमिंग पोएम। एपिक पोएम भी है। एपिक पोएम का मतलब होता है बहुत लेंथी पोएम होना वहाँ पे, और राइटर्स के बारे में बहुत सारा डिटेल्स देना, पोएम के बारे में बहुत सारा डिटेल्स देना। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 to 8 के जो बच्चे होते हैं, 5 to 8 के जो बच्चे होते हैं वो लोग बहुत छोटे होते हैं, उनका इतना समझदारी नाम का चीज़ नहीं है, तो एपिक पोएम तो इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम राइट आंसर के साथ जाएंगे जो है राइमिंग पोएम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। Okay, before starting remedial lesson for his students, Mr. Dinesh should। तो यहाँ पर मिस्टर दिनेश एक टीचर है और उनको अपने क्लास में रेमेडियल लेसन जो है स्टार्ट करना है। तो वो रेमेडियल क्लास स्टार्ट करने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा? सी हाउ मेनी हैव फ्री टाइम्स। क्या उनको ये देखना है कि बच्चों को किसका फ्री टाइम है, किसका फ्री टाइम नहीं है। अगर ये देखेंगे तो नो डाउट कोई भी बच्चा फ्री नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बच्चे को जल्दी रेमेडियल लेसन लेना पसंद नहीं होता है। ठीक है, वो लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा बर्डन हो गया मेरे पास, तो वो लोग क्लास ही कर लेते हैं। कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, टॉक टू पेरेंट्स, टॉक टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कंडक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है कि मिस्टर दिनेश जो है पहले एक टेस्ट लेंगे जिसमें उनको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा एवरेज है, कौन सा बच्चा बहुत अच्छा है, कौन सा बच्चा बहुत ही एवरेज से बिलो है। तो इस बेस पे वो अपने जो टीचिंग लेवल है उस तरीक़ा से वो बच्चों को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टॉक टू पेरेंट्स से बात करने से कुछ होगा नहीं रेमेडियल लेसन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पेरेंट्स का इसमें कोई रोल प्ले नहीं हुआ है। टॉक टू स्टूडेंट से बात करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हाँ हमें सब कुछ पता है, लेकिन आप जब भी कोई टेस्ट या कुछ भी लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स सही आंसर नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हम जाएंगे, अगर मिस्टर दिनेश को कोई क्लास स्टार्ट करना है, रेमेडियल लेसन स्टार्ट करना है, तो वो पहले कंडक्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे, जिसमें टेस्ट में उनको पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट एवरेज है, कौन सा स्टूडेंट मीडियम है और कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से वो अपना क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कौन सा स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लर्निंग अ लैंग्वेज, जब हम लोग कोई भाषा सीखते हैं, मिस्टेक्स, गलतियाँ, जब हम लोग कोई भाषा सीखते हैं तो मिस्टेक्स को हम किस वे में देखते हैं, किस रूप से देखते हैं? ठीक है, जब हम लोग कोई भाषा सीखते हैं तो हम लोग मिस्टेक को किस रूप से देखते हैं?
हेल्प्स इन लर्निंग, क्या हम लोग गलती से जब हम लोग कुछ गलती करते हैं तो उस गलती से हम लोग सीखते हैं। फिर उस गलती जब हम लोग कोई गलती करते हैं तो नो डाउट उस गलती से हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं कि दोबारा उस गलती को ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग BCD का ऑप्शन देखेंगे। आर हिंडरेंस इन लर्निंग, क्या ये ऑब्स्टेकल के रूप में है, बाधा के रूप में हम लोग मिस्टेक्स को देखेंगे, गलतियां को नहीं, बाधा के मिस्टेक्स, कोई बाधा या फिर ऑब्स्टेकल के रूप में हम लोग मिस्टेक्स गलतियां को नहीं देखेंगे, ठीक है, तो B नंबर नहीं होगा। इंक्रीज द लोड ऑफ करेक्शन वर्क, क्या करेक्शन वर्क, गलतियाँ अगर कोई बच्चा गलती करता है और उस गलती को फिर से मतलब करेक्शन वर्क करने के लिए क्या वो एक बर्डन हो जाता है करेक्शन के लिए, नहीं। इग्नोर मिस्टेक, क्या हम लोग नज़रअंदाज करेंगे, तो इसका राइट आंसर है इन लर्निंग अ लैंग्वेज, जब हम लोग लैंग्वेज लर्न करते हैं, सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, तो मिस्टेक्स जो है हमें हेल्प्स इन लर्निंग इंप्रूव करता है, ठीक है। हम लोग जब गलती करते हैं तो हम लोग उसी गलती से बहुत कुछ सीखते हैं। इसका राइट आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। रवीश इज लर्निंग एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर। रवीश जो है एक आर्टिकल पढ़ रहा है न्यूज़पेपर में। ही वॉन्ट्स टू गेट ओवरऑल आइडिया ऑफ द राइटर, वॉट डज ही डू इन हिज रीडिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रवीश एक लड़का है, ठीक है, वो एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा है, वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहा है। ही वॉन्ट्स टू गेट ओवरऑल आइडिया ऑफ द राइटर, उसे ओवरऑल, उसे मतलब सब कुछ जानना है, एक आर्टिकल पढ़ के सब कुछ जानना है कि क्या हुआ था, उसका आइडिया क्या है, ओवरऑल आइडिया जानना है कि एग्जैक्टली इसमें बेस क्या है, क्या राइटर बताना चाहता है। तो उस रीडिंग को, ठीक है, उस रीडिंग को आप क्या कहेंगे, व्हाट डज ही डू इन हिज रीडिंग, वो अपनी रीडिंग में क्या कर रहा है, ठीक है, वो अपना रीडिंग में क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। पहला है स्कैनिंग। देखिए स्कैनिंग मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को स्कैन करना। स्कैन का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्कैन करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो लाइंस के बीच में अगर मुझे न्यूज़पेपर देखना है तो मैं न्यूज़पेपर को यहाँ पे अगर अंडरलाइन करती हूँ या हेडिंग न्यूज़पेपर को अंडरलाइन करती हूँ तो ये मैं क्या कर रही हूँ, स्कैन कर रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, स्कैन कर रही हूँ, ठीक है। स्कीमिंग वो मेथड होता है जिसमें हम लोग हम लोग जो है ओवरऑल हम लोग जो है कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक की और तौर पे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग ओवरऑल तौर पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर स्कीमिंग होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या है, स्कीमिंग। C और D भी देखेंगे। रीडिंग टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स, नहीं, यहाँ पे वो स्पेसिफिक डिटेल्स फाइंड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ही वांट्स टू गेट ओवरऑल आइडिया ऑफ द राइटर, वो राइटर का ओवरऑल आइडिया जानना चाहता है, तो स्कीमिंग से जाएंगे। रीडिंग टू राइट अ रिपोर्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई रिपोर्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वो ओवरऑल जो है आइडिया देख रहा है राइटर का, तो हम लोग स्कीमिंग की ओर पे चलेंगे। स्कैनिंग, स्कीमिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव और भी बहुत सारे एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारे वर्ड्स है जिसका एक दिन मैं लाइव क्लास लूँगी तो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है और आप बेहतर तरीके से और समझ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्पीकिंग। जब हम लोग बात करते हैं, जो हमारी बोली होती है, इसमें से जब हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन जो सही नहीं है स्पीकिंग के लिए, ठीक है, बोली के लिए। तो स्पीकिंग मीन्स प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली। हाँ, सही बात है, जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं वो करेक्टली प्रोनाउंस हो, ठीक है, उसमें कुछ उच्चारण उसका सही हो। इट इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस एंड मेकिंग इंक्वायरीज। क्या सिर्फ जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर या इंक्वायरी लेने के लिए हम लोग स्पीकिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकिंग मीन्स पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन। हाँ, स्पीकिंग मीन्स, ये सही बात है, स्पीकिंग का मतलब होता है कि कोई भी डिस्कशन या कन्वर्सेशन में हम लोग को पार्ट बनना होता है, तब हम लोग स्पीकिंग करते हैं, बात करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। तो हाँ, ये भी सही है, ABC सही है। तो आप लोग जरा देख लीजिएगा, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्पीकिंग। तो इट इन्वॉल्व रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन एंड मेकिंग इंक्वायरीज। स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल ही कि कोई क्वेश्चन पूछे और बस मैं उसका सवाल का जवाब दूँ और कुछ इंक्वायरीज करने के लिए मैं अपना बोली का इस्तेमाल करूँ, ठीक है। तो स्पीकिंग मीन्स प्रोनाउंसिंग द वर्ड करेक्टली, उच्चारण होता है, उसमें कोई डिस्कशन वर्क हो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम लोग, फ्लुएंटली भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये B नंबर का जो है, ये जो है बिल्कुल ही गलत है और गलत ही सही है जो पूछा गया है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। When language is learned without practice, it is called। जब हम लोग कोई लैंग्वेज, कोई भाषा सीखते हैं विदाउट प्रैक्टिस, जहाँ पे हमें कुछ प्रैक्टिस नहीं दिया गया है, कोई ग्रामर नहीं बताया गया है, कुछ बताया नहीं गया है, उसे क्या बोलते हैं? लर्निंग। क्या उसे लर्निंग बोलते हैं? सीखना उसे बोला जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज, क्या उसे प्रथम भाषा बोली जाती है? एक्विजिशन और एक्वायर। सो यहाँ पे जब हम लोग लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज़ अ प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर ग्रामर, पंचुएशन सब कुछ सीखते हैं, तो लर्निंग तो होगा नहीं। फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है वो हमारा घर पे जो लैंग्वेज सीख मतलब अडॉप्ट होता है, जो मदर का टंग होता है या कोई भी जो लोकल जो मदर का टंग होता है वो हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो फर्स्ट लैंग्वेज होगा नहीं। तो यहाँ पे एक्विजिशन मतलब क्या होता है फ्रेंड? जब हम लोग कोई भी बोली सीखते हैं और उसमें हम लोग को कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जैसे कि आप झारखंड में रहते हो या आप झारखंड के बाहर रहते हो, तो वहाँ पे आपके सामने में आपके मम्मी पापा जो लोकल, जो उनका अपना लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, ठीक है, वो लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं। और बचपन से जब आप इसको सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम लोग सुनते हैं कोई चीज़ तब हम लोग अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, तो वो सुनते सुनते आपने वो सीख लिया, तो उसको हम लोग एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, एक्विजिशन वो होता है जहाँ पे आपको कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप बाय इन्वायरमेंट ही उसको क्या करते हैं? सीख लेते हैं। तो आज हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन किया है। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ, और हम लोग 10 इंग्लिश का पैडागोजी करेंगे और जितने भी इंग्लिश के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। लाइव स्ट्रीम भी मैं आऊँगी और उसके बाद हम लोग जो है CDP में हम लोग मूव करेंगे, फिर हमारा SST रहेगा और उसके बाद हिंदी रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग और प्लीज़ चैनल को वंस अगेन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।